A charged particle P leaves the origin with speed v is equal to v naught at some inclination with the x axis. x axis के साथ किसी इंक्लिनेशन पे एक चार्ज पार्टिकल रिलीज हो रहा है वहाँ से. तो कुछ मास मान लेते हैं m, कुछ चार्ज मान लेते हैं q, और कितनी स्पीड है उसकी v नॉट. x एक्सिस से किसी एंगल पे रिलीज हो रहा है, मान लिया एंगल है थीटा. देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक. P strikes a target T on the x axis for a minimum value of B is equal to V naught. आराम से समझना, x एक्सिस पे एक टारगेट है T, और ये जो पार्टिकल है P, ये टारगेट T को स्ट्राइक करता है. कैसे स्ट्राइक करेगा, कैसा इसका मोशन होगा, आराम से आपको समझना है. ठीक है. और जब ये स्ट्राइक करता है तब B की जो मिनिमम वैल्यू है, कम से कम वैल्यू, B की मिनिमम वैल्यू जो है वो V नॉट के बराबर है, तब ये जाके इस T टारगेट को स्ट्राइक करता है. तो इस सिचुएशन को आराम से समझना है आपको. वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, इधर वाला होगा V नॉट साइन थीटा, हॉरिजेंटल वाला होगा V नॉट कॉस थीटा. इसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर भी होगा और स्ट्रेट लाइन भी होगा. V नॉट साइन थीटा की वजह से ये सर्कुलर मोशन करेगा और V नॉट कॉस थीटा की वजह से स्ट्रेट लाइन. तो ये हेलिकल पाथ होगा इसका. ठीक है, हेलिकल पाथ होगा, हेलिक्स बनाएगा. और कह रहे हैं कि B की मिनिमम वैल्यू कम से कम B नॉट होनी चाहिए, तब ये T टारगेट को हिट करेगा. ठीक है, तो T टारगेट को हिट कर रहा है, इसका मतलब ये जो T डिस्टेंस, T तक की जो डिस्टेंस होगी वो एटलीस्ट 1 पिच के बराबर होनी चाहिए. पिच कितनी होगी इसकी, पिच अगर हम निकालें तो वो हो जाएगी V नॉट कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ 1 सर्कुलर मोशन. तो वो कितना होता है 2 पाई m बाई क्यू बी. अब उसको आराम से समझना. जैसे जैसे B की वैल्यू बढ़ती जाएगी, पिच कम होती जाएगी. ठीक है, तो B की कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है, कम से कम वैल्यू, तो B की कम से कम वैल्यू इतनी हो सकती है. B की वैल्यू अगर हम कम करते जाएंगे, ढंग से समझना, B की वैल्यू अगर हम कम करते जाएंगे तो पिच आपकी बढ़ती जाएगी. ठीक. और अगर पिच की डिस्टेंस, जो ये जो पिच है वो ये ओ P से लेकर ये T तक की जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से लेकर T तक की डिस्टेंस है, अगर इससे ज़्यादा हो जाती है पिच, तो ये पार्टिकल कभी भी इस टारगेट को हिट नहीं करेगा. टारगेट को हिट करने के लिए V की मिनिमम से मिनिमम वैल्यू इतनी होनी चाहिए ताकि ये जो पिच है उसकी डिस्टेंस एटलीस्ट किसके बराबर हो जाए, ओरिजिन से लेकर T टारगेट तक की डिस्टेंस के बराबर. ये ओरिजिन है. पार्टिकल क्या है आपका P, उसका मास m है, चार्ज कितना है q. आराम से समझना. इसको मैं अलग से बना के समझाऊँ आपको, तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है. मान लीजिए एक्स एक्सिस है और एक पार्टिकल को यहाँ से रिलीज किया गया इस तरह से, तो वो हेलिकल पाथ में मूव करेगा. ये मान लिया ओरिजिन और ये मान लिया आपका टारगेट है T. ठीक. तो अगर हेलिक्स जो बना उसका एक पिच जो बनी वो अगर टारगेट से आगे की होगी, ठीक है, उसकी जो पिच की लेंथ आई, पिच लेंथ, वो टारगेट O से लेकर T तक की डिस्टेंस से ज़्यादा होगी अगर, तो वो टारगेट को कभी हिट नहीं करेगा. ठीक है, तो पिच, कम से कम पिच, या ऐसा अगर हम कहें तो मैग्नेटिक फील्ड कम से कम इतना होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम इतना होना चाहिए ताकि पिच जो हो एटलीस्ट इसके बराबर हो, ताकि ये इस तरह से टारगेट को हिट करके फिर आगे बढ़े. ठीक. तो पिच की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, OT के बराबर. और पिच जब मैक्सिमम से मैक्सिमम होगी तभी मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम से मिनिमम होगा. अगर पिच इससे ज़्यादा हो गई, OT से ज़्यादा हो गई पिच, तो वो पार्टिकल जो है वो कभी भी टारगेट T को हिट नहीं करेगा. लेकिन अगर पिच OT से कम हुई तो भी टारगेट T को हिट कर सकता है. कैसे, अगर पिच जो है वो आपकी OT की हाफ हो जाए, आधी, तो इसका मतलब दो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करके ये टारगेट T को हिट करेगा इस तरह से, ऐसे. अगर जो पिच है वो OT डिस्टेंस की 1/3 हो जाए, तो इसका मतलब ये 3 सर्कुलर मोशन, 1, 2 और तीसरे सर्कुलर मोशन में टारगेट को हिट करेगा. तो जो पिच होनी चाहिए वो टारगेट की डिस्टेंस अपॉन n के बराबर होनी चाहिए. ओरिजिन से टारगेट की डिस्टेंस, n की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, कोई भी नंबर हो सकता है. ठीक. तो पिच की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो अगर आपको, तो वो n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू OT होनी चाहिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं. अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी तो वो टारगेट को कभी हिट नहीं करेगा. क्लियर. तो जब पिच की मैक्सिमम वैल्यू है OT, तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी आपकी मिनिमम वैल्यू, और वो वैल्यू है V नॉट. ठीक है. तो क्वेश्चन में आपको ये गिवन है, OT इज इक्वल टू V नॉट कॉस थीटा 2 पाई m अपॉन Q इंटू V नॉट.
यही किसके बराबर है, यही पिच है आप, ठीक। अब कह रहे हैं पार्टिकल पी विल ऑल्सो स्ट्राइक टी इफ़, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दें और वेलोसिटी को डबल कर दें, क्या तब भी वो स्ट्राइक करेगा? तो आप मैग्नेटिक फील्ड को अगर डबल करोगे और वेलोसिटी को डबल करोगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, पिच वही की वही बनी रहेगी, तब भी वो पार्टिकल टी को स्ट्राइक कर देगा, तो ये भी ठीक है, ठीक। अब जरा इसको देखो, मैग्नेटिक फील्ड को तो डबल कर दिया लेकिन वेलोसिटी को उतना ही रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप डबल करोगे और वेलोसिटी को उतना रखोगे तो पिच जो हो जाएगी वो हाफ हो जाएगी, और अगर पिच हाफ भी हो गई तो भी वो टारगेट टी को हिट कर देगा। कैसे हिट करेगा? वो एक लूप ऐसे बनाएगा, फिर जब दूसरा लूप बनाएगा तब वो टारगेट टी को हिट करेगा, तो ये आंसर भी सही है, ठीक है, ये आंसर भी आपका ठीक है। वो जनरल कंडीशन ये है कि ओट से लेकर टी तक की जो डिस्टेंस होगी वो n टाइम्स पिच के बराबर हो जाएगी। अगर ये है कंडीशन ट्रू, या फिर ओ टी अपॉन एन जो होगा वो पिच के बराबर होना चाहिए। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, यानी जो पिच आ रही है वो ओ टी के बराबर हो, या ओ टी का हाफ हो, या ओ टी का 1/3 हो, या ओ टी का 1/4 हो। इस तरह की कोई भी सिचुएशन होगी तो वो पार्टिकल टारगेट टी को हिट करेगा, चाहे एक लूप बना के हिट करे, या 2 लूप बना के हिट करे, या 3 लूप बना के हिट करे, लेकिन वो हिट करेगा, ठीक है। तो जो ओ टी डिस्टेंस होनी चाहिए वो पिच की इंटीग्रल मल्टीपल होनी चाहिए, n टाइम्स ऑफ p, क्लियर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको अच्छे से समझना है आपको। 2 इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स कैरिंग इक्वल करेंट्स आर शेप्ड एज शोन। इन्फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स हैं, ठीक है, इस तरह से वायर है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, इस तरह से स्टेप्स बने हुए हैं। ये इधर से वायर आया, इन्फाइनाइट वायर, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से ये बना हुआ है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। और सिमेट्रिकली पॉइंट पी जो है वो सिमेट्रिकली लाई कर रहा है दोनों कंडक्टर्स के रिस्पेक्ट में। तो आपसे पूछ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू एनी वन कंडक्टर इज बी। किसी एक कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे बी दिया हुआ है, किसी एक कंडक्टर की, मान लिया ये जो कंडक्टर है इसकी वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, बी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड पूछा है कितना होगा, 2b होगा, b√2 होगा, क्या होगा? तो आराम से समझना आपको। देखो ये जो इन्फाइनाइट एलिमेंट है, इन्फाइनाइट वायर का ये जो एलिमेंट है, इसकी वजह से तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं, ठीक। इसी तरह से इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से भी कुछ नहीं होगा, ठीक। अब अगर इस क्रॉस सेक्शन, इतने वायर को अगर आप देखो तो इसकी वजह से जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा इन्वर्स होगा, तो वैसा ही सिमेट्रिकली एक वायर यहाँ पे भी है, उतनी लेंथ का है, वही करंट है और सिमेट्रिकली लोकेटेड है। लेकिन अंतर ये है कि इस वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो वो दोनों आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम बात इसके लिए। इस वायर की वजह से अगर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स आएगा, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट बी पर आउटवर्ड्स आएगा, तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, इनवर्ड्स। और ये दोनों भी सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो पॉइंट पी पे होगा वो क्या होगा, आपका 0, ठीक। तो अगर इस एलिमेंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लिया इनवर्ट्स है, हमें पता नहीं है, मान लिया इनवर्ट्स है, तो इस दूसरे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगा, नेट आउटवर्ड्स। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। अगर आप सेक्शन वाइज देखना चाहते हो तो हर एक सेक्शन का हर उसके सिमेट्रिक सेक्शन से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो रहा है, तो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0। An ionized gas contains both positive and negative ions initially at rest। एक आयनाइज गैस है और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन्स है। अगर यहाँ बनाए तो इस तरह से कुछ पॉजिटिव आयन्स भी होंगे, कुछ नेगेटिव आयन्स भी होंगे, वो इनिशियली कहाँ है, रेस्ट में। इफ़ इट इज़ सब्जेक्टेड साइमल्टेनियसली टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग पॉजिटिव x डायरेक्शन एंड ए मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग पॉजिटिव z डायरेक्शन। अब इस रीजन में पॉजिटिव x डायरेक्शन में तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ठीक, और पॉजिटिव z डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पूछ रहे हैं कि पॉजिटिव आयन किधर डिफ्लेक्ट करेंगे, नेगेटिव आयन किधर डिफ्लेक्ट करेंगे, वो आपसे पूछा गया। तो आराम से समझो, पहले पॉजिटिव आयन के बारे में देखते हैं। पॉजिटिव आयन के बारे में यहाँ बनाते हैं, मान लीजिए ये पॉजिटिव आयन के बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको इस तरफ एस्लेट करेगा पॉजिटिव आयन, तो इधर वेलोसिटी मिलेगी उसको, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ है। तो जब आप B क्रॉस B करोगे, राइट हैंड रूल लगा के B क्रॉस B करोगे, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा। इसका मतलब वो -y डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आपकी x एक्सिस होगी, ये आपकी y एक्सिस होगी, और बाहर की तरफ क्या होगी, आपकी z एक्सिस। तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो पॉजिटिव आयन जो है वो -y डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर। अब जरा नेगेटिव आयन की बात कर लेते हैं। जो नेगेटिव आयन होगा
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो वो इस तरफ एसलेट करेगा, इधर ही फोर्स लगेगा, इधर ही एसलेट करेगा, इधर ही वेलोसिटी गेन करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, वेलोसिटी इधर है। तो जरा इस पर देखते हैं फोर्स किधर लगेगा। तो वी क्रॉस वी जब आप करोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन आएगी, वी क्रॉस वी की तो अपवर्ड डायरेक्शन आएगी, लेकिन सिंस चार्ज नेगेटिव है तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इस पर भी फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी ये भी माइनस वाई डायरेक्शन में ही क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही माइनस वाई डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेंगे। तो आंसर क्या बनेगा आपका, सी पार्ट, ऑल आयंस डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स माइनस वाई डायरेक्शन। Two protons projected simultaneously from a fixed point with the same velocity v in a region where there exists a uniform magnetic field. The field strength at B and it is perpendicular to the initial direction of velocity v. आराम से समझना हो क्या रहा है कि किसी रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिया इनवर्स है, और उस रीजन में एक ही पॉइंट से दो प्रोटॉन्स को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और जो वेलोसिटी दे रहे हैं वो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस तरह से वेलोसिटी दी, ठीक। वन प्रोटॉन स्टार्ट्स एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड अनदर एट टाइम t इक्वल टू पाई m बाई 2qb, लेकिन यहाँ पे कह दिया है साइमल्टेनियसली, तो ये गलत लिखा है, साइमल्टेनियसली नहीं, साइमल्टेनियसली नहीं, अलग अलग टाइम पे है। पॉइंट तो फिक्स है, फिक्स पॉइंट, सेम पॉइंट से प्रोजेक्ट करे जा रहे हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पे, एक t इक्वल टू 0 पे है और एक टाइम t इक्वल टू पाई m बाई 2qb। अब इस टाइम को पहले आप गौर से देखो, ये कितना टाइम है। अगर ये पार्टिकल घूमेंगे ये, ठीक है, तो उनका टाइम पीरियड कितना होता है, तो 2 पाई m बाई qb होता है। गौर से देखो, ये जो टाइम है इसका 1/4 है, यानी t/4 टाइम के बाद छोड़ा गया। तो t/4 टाइम में पहला जो प्रोटॉन होगा वो क्वार्टर सर्किल कंप्लीट कर लेगा। आराम से देखना है आपको, इसमें आपने यहाँ से पहला प्रोटॉन छोड़ा और मान लिया इस तरह से ही सर्कुलर मोशन करेगा, दूसरा भी इसी सर्कल पे घूमेगा, क्योंकि सेम वेलोसिटी, सेम चार्जेस हैं, सेम मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जब पहला छोड़ा गया है उसके t/4 टाइम के बाद दूसरा छोड़ा गया है, तो t/4 टाइम में क्वार्टर सर्किल कंप्लीट कर लेगा। तो जब पहला यहाँ पहुँचेगा आपका फर्स्ट प्रोटॉन, तब दूसरा प्रोटॉन यहाँ से छोड़ा गया होगा। क्लियर, ठीक है। अब आगे पूछ क्या रहे हैं इसमें, द सेपरेशन बिटवीन दैम एट टाइम t पाई m इक्वल टू q बाई, पाई m अपॉन q बाई। इस टाइम पे तो ये टाइम कितना है, ये टाइम है आपका t/2, t/2 टाइम पे इनके बीच का सेपरेशन कितना होगा, तो आराम से देखना। अब आप देखो, अगर जब ये 1 यहाँ पहुँच गया होगा तब आपने 2 यहाँ से छोड़ा हुआ हो, ठीक है, 2 आपने यहाँ से छोड़ा है। अब आप गौर से देखो, अगर इनकी रेडियस r है तो इनके बीच का जो सेपरेशन रहेगा वो हमेशा r√2 रहेगा। अब किसी भी टाइम पे देखना, ये जितना आगे ये क्वार्टर सर्कल मान ले करके यहाँ पहुँचेगा, तब तक ये क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पहुँच जाएगा, तब भी इनके बीच का सेपरेशन कितना रहेगा, r√2। फिर पहला वाला क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करके जितनी देर में यहाँ पहुँचेगा, दूसरा वाला क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करके यहाँ पहुँच जाएगा, तब भी इनके बीच में डिस्टेंस कितनी रहेगी, r√2। तो ये जो टाइम लिखा है ना पाई m बाई qb, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। अब आप किसी भी टाइम पे पूछो, क्योंकि ये सेम वेलोसिटी से सेम पाथ में घूमेंगे और इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा किसी भी टाइम पे, तो वो डिस्टेंस हमेशा कितना रहेगा, r√2। r कितनी होती है, तो r होती है mb बाई qb, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से। ये होगा उनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन ऑलवेज। तो आंसर बनेगा आपका बी पार्ट। A disk of radius capital R rotates with constant angular velocity omega about its own axis। इस तरह की एक डिस्क है, रेडियस उसकी दी है कैपिटल R, और ये अपनी एक्सिस के आउट ओमेगा से रोटेट कर रही है, रेडियस दी है कैपिटल R, ठीक। फिर कह रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द डिस्क वेरीज एज सिग्मा इज इक्वल टू अल्फा r स्क्वायर। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो डिस्क पे कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रही है। और कैसे वेरी कर रही है, डिस्टेंस r के साथ, अल्फा r स्क्वायर। r इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क, तो डिस्क के सेंटर से अगर r डिस्टेंस पे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी मिलेगी, सिग्मा r स्क्वायर, ठीक। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ डिस्क, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो आपसे पूछा गया।
तो हम क्या करेंगे, इस पूरी डिस्क को छोटी छोटी रिंग्स में कट करेंगे और एक रिंग की वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा वो निकालेंगे, उस करंट की वजह से सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो निकालेंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपल, आराम से समझना आप। यहाँ से हम r डिस्टेंस पे आए और हम क्या करेंगे, r डिस्टेंस पे एक dr की रिंग कट करेंगे, dr विड्थ की एक रिंग कट कर रहे हैं इस तरह से। ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी है, dr। एक हमने रिंग कट करी है। अब इस रिंग पे कितना चार्ज होगा वो निकालेंगे, फिर इस चार्ज के ओमेगा से घूमने की वजह से करंट कितनी होगी वो निकालेंगे, उस करंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकालेंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम इंटीग्रेट कर देंगे। सिंपल। तो सबसे पहले निकालते हैं चार्ज कितना होगा उस रिंग पे, dq। तो वो चार्ज होगा इसका एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है अल्फा r स्क्वायर, ठीक। और इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 2 पाई r dr। क्लियर, ये हो गया चार्ज। अब ये अगर ओमेगा से घूम रहा है तो इसकी वजह से करंट कितनी आएगी, तो मान लिया करंट मैंने नाम लिखा di, स्मॉल करंट होगी, स्मॉल चार्ज स्मॉल करंट, तो होगी dq अपॉन टाइम t, और t कितना होता है, t होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ये होगी करंट di, ठीक। इस di करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना क्रिएट होगा उसको नाम दिया है dv, स्मॉल चार्ज स्मॉल करंट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कितना होता है, तो वो होता है म्यू नॉट इंटू di अपॉन 2r। म्यू नॉट आई बाई 2r होता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो पहले सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, म्यू नॉट बाई 2r और di कितना है, di है dq ओमेगा बाई 2 पाई, तो ओमेगा बाई 2 पाई में पहले लिख देता हूँ और फिर dq की वैल्यू पुट करते हैं। तो अल्फा r स्क्वायर इंटू 2 पाई r dr। तो देखो जरा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एक r से ये एक r कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास बचा अल्फ़ा म्यू नॉट ओमेगा क्लियर अपॉन 2 और सिर्फ बचा r स्क्वायर dr। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसी को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, और लिमिट 0 से कैपिटल R। तो म्यू नॉट अल्फ़ा ओमेगा अपॉन 2 इंटू r स्क्वायर का बनेगा r³/3 और लिमिट्स पुट करोगे तो कैपिटल R³/3। तो क्या आंसर बन गया, म्यू नॉट अल्फ़ा ओमेगा r³/6 बी पार्ट। क्लियर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर वेरिएबल चार्ज डेंसिटी हो तो कैसे आप सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, या इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते थे कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है वैसे ही हम मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालेंगे, ठीक है। इस di करंट की वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट होगा dm, मैं अलग से दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। इस di करंट की वजह से जो छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट होगा dm, वो सिंपली हो जाएगा करंट di इंटू एरिया। एरिया कितना है, पाई r स्क्वायर, ठीक। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए इसी को हम क्या कर देंगे, 0 से कैपिटल R में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट भी आ जाएगा। ये कर लेना, ये होमवर्क हुआ आपके लिए, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछ लिया जाए। A particle of mass small m having a positive charge small q is projected from origin with velocity v0 along positive x-axis। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है एक पार्टिकल को, मास दिया है, चार्ज दिया है, वेलोसिटी दी है एम क्यू, वेलोसिटी कितनी है v0। इन्हें मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है माइनस v0 के कैप, यानी इनवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है पूरे रीजन में, और उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया, तो वो दिया v0। v0 इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। इफ द पार्टिकल पासेज थ्रू 0 y 0 देन y इज इक्वल टू। तो इस ओरिजिन से अगर हमने इसको प्रोजेक्ट किया गया, ये आपकी y एक्सिस होगी, ठीक है। तो इसका मोशन कैसा होगा, तो v क्रॉस v जब आप करोगे तो इसमें फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, यानी y एक्सिस पे इसका सेंटर लाई करेगा और ये सर्कुलर मोशन करता हुआ ऐसे वापस जाएगा। तो जब ये y एक्सिस को क्रॉस करेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, y, 0 ही होंगे, क्योंकि x और z कोऑर्डिनेट तो 0 ही होंगे, सिर्फ y कोऑर्डिनेट होगा। तो वो होगा कितना, तो आप गौर से देखो, अगर ये सेंटर है, ये उसकी रेडियस होगी, तो ये भी क्या होगी, उसकी रेडियस। तो वो जो कोऑर्डिनेट होगा, वो जो y की वैल्यू होगी, वो बेसिकली 2r के बराबर होगी, डायमीटर के बराबर होगी, यानी 2mv/qb। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। एक राइट सर्कुलर लूप
एक रिजिड सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r एंड मास m लाइज इन ए एक्स वाई प्लेन ऑन ए फ्लैट टेबल। एक कोई फ्लैट टेबल है मान लिया और उस पर एक फ्लैट टेबल है और उस पर एक कोई रिजिड सर्कुलर लूप रखा हुआ है, मान लिया इस तरह से रखा हुआ है लूप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पर रखा हुआ है, रेडियस r है, मास m है, सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें, और उसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है I, ठीक। एट दिस पर्टिकुलर प्लेस द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज bx i कैप प्लस bz k कैप। ये मत सोचो आप ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, या किसका मैग्नेटिक फील्ड है। बस आप ये सोचो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, कितना है वो bx i कैप प्लस bz k कैप, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक तो x कंपोनेंट है bx और एक कंपोनेंट जो है वो z है। ये तो एक्स वाई प्लेन हुआ ना, x ये हुआ आपका, सॉरी x ऐसे मान लो x ये हुआ, ये आपका y हुआ, ठीक, और ये क्या हो गया आपका z हो गया, ऐसे है ये x y और ये z। तो एक्स वाई प्लेन में तो आपकी रिंग ही रखी हुई है, ये सर्कुलर लूप रखा हुआ है और इसके परपेंडिकुलर जो है वो z है, तो वो कितना है bz। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट x के अलॉन्ग और एक कंपोनेंट z के अलॉन्ग है। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द वैल्यू ऑफ I सो दैट लूप स्टार्ट टिल्टिंग, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लूप टिल्ट करना शुरू कर दे। तो आप जरा समझो जरा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, ए की टर्न है तो I इंटू ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो I इंटू पाई आर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक मोमेंट होगा। इसकी डायरेक्शन, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये लूप जो है ये हिस्सा बाहर की तरफ वाला हिस्सा है, लूप में ये हिस्सा जो है वो आउटवर्ड है, प्लेन के बाहर की तरफ हिस्सा है, ठीक। तो इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो नीचे की तरफ होगा इसका, ठीक, क्योंकि जब आप ऊपर खड़े होकर देखोगे इस लूप को तो आपको लूप में करंट क्लॉकवाइज दिखेगी। ये बाहर का हिस्सा है, ये डार्क मैंने किया हुआ, ये बाहर आने वाला हिस्सा है जो लूप के बाहर है, वो अंदर वाला वो जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये अंदर से पास कर रहा है। तो अगर आप इसके लूप के ऊपर खड़े होकर देखोगे तो आपको करंट क्लॉकवाइज दिखेगी, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इसका कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक मोमेंट के साथ कौन सा मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर टॉर्क देगा, तो ये टॉर्क नहीं देगा, बीजेड टॉर्क नहीं देगा। अगर एंगल टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m क्रॉस b, तो टॉर्क उन सारे एंगल के लिए जीरो होता है, या तो एंगल जीरो हो तब भी टॉर्क जीरो होता है, एंगल 180 डिग्री हो तो भी टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। तो bz के साथ एंगल 180 डिग्री हो गया तो टॉर्क तो हो गया जीरो, तो इसका तो टॉर्क होगा नहीं, तो bz तो हमारे लिए बेकार होगा। bx का टॉर्क होगा, bx का टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा, तो m क्रॉस b, तो m की तरफ नीचे की तरफ हाथ रखना है और उसको घुमाना है bx की तरफ, राइट हैंड यूज़ करना है, m है नीचे की तरफ, bx है इस तरफ, तो राइट हैंड को पहले नीचे की तरफ करना है m की डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके आना है। तो जो टॉर्क की डायरेक्शन आ रही है इस लूप के लिए वो आउटवर्ड्स आ रही है, ये होगी टॉर्क की डायरेक्शन। आउटवर्ड का मतलब ये जो लूप जब घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश करेगा। अगर ये लूप उठेगा, आराम से समझना, अगर ये लूप उठेगा, टेबल से उठेगा तो ये इस तरह से उठने की कोशिश करेगा। ये था पहले इस तरह से लूप, ठीक। अब जब ये उठने की कोशिश करेगा तो ये इस तरह से उठने की कोशिश करेगा, ऐसे इस तरह से। ये कैसे घूमने की टेंडेंसी रख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि टॉर्क कहाँ है आपका, टॉर्क आउटवर्ड्स है। तो जब मैग्नेटिक टॉर्क जो लग रहा है अगर वो mg के टॉर्क से ज़्यादा हो जाएगा तो ये उठना शुरू कर देगा। mg का टॉर्क कितना हुआ, तो mg तो लग रहा होगा सेंटर से, अगर लूप रखा हुआ था नीचे तो mg कहाँ से लग रहा होगा, सेंटर से, और यहाँ से अगर उठ रहा है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टार्टिंग में कितनी होगी, r, बाद में कम हो जाएगी लेकिन अभी कितनी होगी, r। तो इसका जो टॉर्क होना चाहिए वो mg के टॉर्क से ज़्यादा होना चाहिए, यानी mg इंटू r से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। अच्छा, इसका टॉर्क होगा कितना, तो m क्रॉस b, अगर m और b के बीच में जैसे इस केस में 90 डिग्री एंगल है तो m क्रॉस b m इंटू b हो जाएगा, तो ये हो गया m इंटू बी एक्स, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन mg इंटू r। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, तो I इंटू ए कितना है, a है आपका पाई आर स्क्वायर, स्मॉल r था कि कैपिटल R था, स्मॉल r था, तो ये कितना है पाई आर स्क्वायर, मस्ट बी ग्रेटर देन mg इंटू r। तो एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया। पूछा क्या है उन्होंने, द वैल्यू ऑफ I पूछिए, तो I की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से इज ग्रेटर देन mg अपॉन, सॉरी ये bx लिखना भूल गया मैं, bx mg अपॉन पाई r इंटू बी एक्स।
करंट जो होनी चाहिए वो इस वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या आंसर बने आपका? आपका आंसर बना बी पार्ट। इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से समझना है, इसमें 3D का काफ़ी ज़बरदस्त यूज़ हुआ है। 2 सर्कुलर कॉइल्स 1 and 2 आर मेड फ्रॉम द सेम वायर। सेम वायर से बनाई गई है, इसका मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सेम होगा। वायर सेम है तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ सेम होगा। बट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट कॉइल इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकेंड कॉइल। इस तरह की सिचुएशन, फर्स्ट कॉइल की रेडियस डबल है किससे? सेकेंड कॉइल से। सेकेंड कॉइल की रेडियस अगर स्मॉल आर है तो फर्स्ट कॉइल की रेडियस होगी 2 times स्मॉल आर। ठीक। What is the ratio of potential difference applied across them so that the magnetic field at their center is same? यानी इसमें भी हमने एक बैटरी लगाई होगी इस तरह से एक बैटरी, और एक बैटरी हमने इसमें यहाँ पे इसमें भी लगाई होगी। और बैटरी यही पूछ रहे हैं कि जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, जो बैटरी अप्लाई कर रहे हैं, मान लिया ये है V1 और ये मान लिया है V2, इनका रेशियो ही आपसे पूछा गया V1/V2, ताकि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहे? सेम रहे। तो आराम से समझना आपको। अगर इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? तो क्या इसमें अगर ये 2R इसकी रेडियस है तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी क्या इससे दोगुनी होगी? इसमें अगर L लेंथ यूज़ हुई होगी तो इसमें कितनी लेंथ यूज़ होगी? 2L लेंथ। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस डबल होगा। ठीक। इसमें जो करंट फ्लो करेगी, अगर हम उसको कह दें I1, और इसमें करंट जो फ्लो करेगी उसको हम कह देते हैं I2। तो I1 अगर लिखना हो तो I1 सिंपली होगा V1/2R, और I2 जो होगा वो सिंपली होगा V2/R। ठीक। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है दोनों का, ऐसा कहा है उन्होंने, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं दोनों का और इक्वल कर देते हैं, सिंपल। पहले का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो वो हो जाएगा μ0 I1/2R। R जो है वो खुद 2R के बराबर है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? μ0 I2/2R। ठीक। सारी वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। μ0/2 से μ0/2 कैंसिल आउट हो गया, इस R से ये R कैंसिल आउट हो गया। I1 कितना है? तो I1 आपका था V1/2R, और एक 2 यहाँ बच गया था नीचे, इक्वल टू I2 कितना है? वो है V2/R। तो इस R से ये R भी कैंसिल आउट हो गया, तो V1/V2 जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 4:1। पोटेंशियल अप्लाइड है, उनका रेशियो जो आएगा वो 4 आ जाएगा, बी पार्ट। A circular loop of mass m and radius r is lying in a horizontal xy plane table as shown in a figure। इस तरह से एक लूप रखा हुआ है xy प्लेन में। The uniform magnetic field B is applied parallel to x axis। x axis के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है B। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं अभी। The current I in the loop so that the one edge just lifts from the table। टेबल से ये लूप लिफ्ट होना शुरू हो जाए, तो उसकी कंडीशन सिंपली ये थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क होगा वो किससे ज़्यादा होना शुरू हो जाए? टॉर्क ड्यू टू इट्स वेट। मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क कितना होता है? तो वो m क्रॉस b होता है। अब जरा गौर से देखना इसमें m कहाँ होगा, तो ये जो लूप है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है करंट इसमें, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो आउटवर्ड्स होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ है। जब आप m क्रॉस b करोगे तो ये जो टॉर्क आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। आराम से कर सकते हो आप m क्रॉस b, m बाहर की तरफ है, b इस तरफ है, राइट हैंड यूज़ करो, राइट हैंड पहले करो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन में, और उसको घुमाओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो थंब अपवर्ड आ रहा है, तो टॉर्क अपवर्ड्स आएगा। इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा, ये इस तरह से घूमेगा, ऐसे घूमेगा, यानी ये वाला जो हिस्सा है ऊपर की तरफ उठेगा और ये वाला हिस्सा अंदर दबने की कोशिश करेगा। और m और b के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो टॉर्क हो गया mb, और ये किससे ज़्यादा होना चाहिए? इस mg के टॉर्क से ज़्यादा होना चाहिए, यानी mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? r/2। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा I इंटू πr² इंटू b मस्ट बी ग्रेटर देन mg इंटू r/2। r से r कैंसिल आउट हो गया, I पूछा है I कितना हो गया, तो I आया ग्रेटर देन mg/2
पाई आर बी, पहले भी आ चुका है। कम से कम करंट कितनी होनी चाहिए, कम से कम इतनी करंट होनी चाहिए, तो ये लिफ्ट करना जस्ट शुरू कर देगा, और इससे जैसी करंट बढ़ेगी तो आराम से लिफ्ट कर देगा उसको। ठीक, और कैसे लिफ्ट होगा ये क्लियर है। ये जो हिस्सा है वो टेबल से ऊपर की तरफ उठेगा और ये हिस्सा टेबल के साथ कनेक्शन में रहेगा, कॉन्टैक्ट में रहेगा। ये चार्ज पार्टिकल विद स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज पर यूनिट मास, वो क्यू बाई एम, वो दिया आपको स्मॉल एस। मूव्स अनडिफ्लेक्टेड थ्रू ए रीजन ऑफ स्पेस कंटेनिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ई एंड बी। तो इस तरह की सिचुएशन हम पहले भी देख चुके हैं। अगर कोई एम मास का ऑब्जेक्ट पार्टिकल जिस पे क्यू चार्ज है और इस तरह से वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, और इस रीजन में दो फील्ड हैं, ऊपर की तरफ मान लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर की तरफ है मान लिया मैग्नेटिक फील्ड, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। और अगर ये इक्वेशन ट्रू हो जाए, E इज इक्वल टू वी टाइम्स बी, तो वो अनडिफ्लेक्टेड जाता है क्योंकि उस पर नेट फोर्स कितना होता है, 0। तो वही कंडीशन आपको दी हुई। तो यहाँ से आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, कितनी आ जाएगी वेलोसिटी उस पार्टिकल की, E बाई बी। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ख़त्म कर दिया जाए, स्विच ऑफ कर दिया जाए, तो डेफिनेटली सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बचा, और जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल पे है। तो ये इस सिचुएशन में इस तरह से सर्कल बनाएगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, तो इस तरह से ये सर्कुलर मोशन अब करेगा। तो सर्कुलर मोशन की रेडियस कितनी होगी वो आपसे पूछी जा रही है। तो बहुत सिंपल है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी बाई क्यू बी। अब आपसे क्वेश्चन में मैग्नेटिक, आपसे को क्वेश्चन में उसकी वेलोसिटी नहीं गिवन है, तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एम बाई क्यू बी इंटू वेलोसिटी कितना है, तो ई बाई बी। अब ये क्या है, ये चार्ज पर यूनिट मास का उल्टा है, तो ये बनेगा आपका E बाई एस इंटू बी स्क्वायर। तो आंसर क्या बनेगा आपका, डी पार्ट, 10th का आंसर डी पार्ट। ए वायर वेंट इन ए फॉर्म ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स। एक वायर है, उसको n साइड के पॉलीगन में कन्वर्ट कर दिया गया इस तरह से। Inscribed in a circle of radius a, if I ampere is the current flowing in the wire, then the magnetic flux density, magnetic flux field पूछा गया आपसे at the center of the circle। तो हम क्या करेंगे, हम एक वायर के एक पोर्शन की वजह से, इस रेगुलर पॉलीगन के एक साइड की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, और ये n साइड्स हैं तो इसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। क्योंकि जो एक वायर की वजह से होगा वही दूसरे वायर की वजह से होगा, वही तीसरे वायर की वजह से होगा, वही चौथे वायर की वजह से होगा। ठीक है, तो एक वायर की वजह से कितना होगा, एक साइड की वजह से कितना होगा, पहले हम वो फाइंड करते हैं। तो आराम से आप देखो, मान लिया इसमें करंट कितनी दी हुई है, आई। ठीक है, तो हमको क्या क्या चाहिए होगा, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये एंगल थीटा, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है डी, वो बनने वाली है आपकी ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू बाद में क्या पुट करेंगे, पाई बाई एन। ठीक, अच्छा, एंगल्स, तो एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, एक एंगल क्लॉकवाइज है आपका, और दोनों ही एंगल कितने हैं, पाई बाई एन, पाई बाई एन। तो एंगल भी आपको पता, तो सीधे आप फॉर्मूला लगाते हैं। तो बी जो होता है एक वायर की वजह से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो इस केस में साइन थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही थीटा हैं। कितना आने वाला है ये, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डी की जगह क्या है, ए कॉस थीटा, और ये साइन थीटा ये हो जाएगा 2 साइन थीटा। तो 2 से कैंसिल किया इसको 2 टाइम्स, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो ये आपका आ गया सिंपली म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए इंटू टेन थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे तो 10 पाई बाई एन। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। ए सर्कुलर फ्लेक्सिबल लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर carrying a current I placed in a uniform magnetic field B perpendicular to the plane of a circle। इस तरह से सिचुएशन, एक सर्कुलर लूप है
और सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिया इनवर्स है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो ये है B, करंट इसमें कितनी है, तो वो है I, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, R। अब ये हमने देखा है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो वायर के अंदर टेंशन आ जाता है, लूप के अंदर टेंशन आ जाता है, और वो टेंशन कितना होता है वो भी हमने याद किया था, थ्योरी में हमने पढ़ा था RBI। किसी सिचुएशन में टेंशन हो सकता है, किसी सिचुएशन में कंप्रेशन हो सकता है। अगर करंट को उल्टा फ्लो करा दें तो इसी में कंप्रेशन आएगा। करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो टेंशन आएगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा तो इसी वायर में कंप्रेशन आएगा। लेकिन उसका मैग्नीट्यूड रहेगा कितना, RBI। R रेडियस है उसकी, B मैग्नेटिक फील्ड है, और I क्या है, करंट। R जो दिया है वो स्मॉल r दिया है, तो ऐसे लिख लेते हैं RBI। अब आप खुद से देखो, कह रहे हैं इफ़ B इज़ डबल्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर दिया जाएगा तो टेंशन लूप में क्या होगा, तो डेफिनेटली 2 टाइम्स हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को डबल करोगे तो टेंशन भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। आंसर बनेगा B पार्ट। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विद ए यूनिफॉर्म स्पीड v। एक इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और यूनिफॉर्म स्पीड v से घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में यूनिफॉर्म स्पीड v से घूम रहा है। इट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड b एट द सेंटर, और उसने सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, b। तो रेडियस पूछ रहे हैं, रेडियस सर्कल की कितनी होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो आराम से देखो जरा आप, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी वजह से करंट कितनी फ्लो होगी, तो करंट हो जाएगी चार्ज अपॉन टाइम। टाइम कितना होगा, टाइम हो जाएगा 2πr/v, ठीक, ये आ गई करंट। इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो करंट कैसे आएगी आपकी, क्लॉकवाइज। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2r। तो ये आपका हो जाएगा μ0/2r, तो ये है, और I की वैल्यू पुट कर देंगे तो EV/2πr। तो r² जो आपका आने वाला है वो आने वाला है μ0 EV/4πb। तो ये चारों चीज़ें तो कांस्टेंट है। इसका मतलब r किसके प्रोपोर्शनल आने वाला है, अंडर रूट वेलोसिटी अपॉन मैग्नेटिक फील्ड के। सो योर आंसर विल बी C पार्ट। A conducting rod of length L and mass small m is moving down a smooth inclined plane of inclination theta with a constant speed v। constant speed, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। इसका मतलब उस पर नेट फोर्स क्या लग रहा होगा, 0, ठीक। एक करंट I is flowing in the conductor perpendicular to the paper inverse, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में इनवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, I, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है B, और इसी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जा रहा है। तो आराम से समझना आप इसको, करंट इनवर्स फ्लो हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर लग रहा है, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F = I टाइम्स L क्रॉस B, और जो L वेक्टर होता है वो करंट की डायरेक्शन में ही लेते हैं। तो आपको राइट हैंड रूल यूज़ करना है। सबसे पहले राइट हैंड को रखना इनवर्स डायरेक्शन में, इस प्लेन के इनवर्स, और फिर उसको कर्ल करके लेना है, कर्ल करके लेके आना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जो थंब दिखाएगा डायरेक्शन, वो ये दिखाएगा, ये लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। इनवर्स रखना है पहले, उसको फिर कर्ल करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके आनी है फिंगर्स को ऊपर। तो थंब जो डायरेक्शन दिखाएगा वो ये दिखाएगा। राइट हैंड ही यूज़ करना है, ठीक है। और इस पर नेट फोर्स 0 है, तो ढंग से समझना वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैग्नेटिक फोर्स का ये जो अलोंग द प्लेन कंपोनेंट है ये कितना होगा, FM cos थीटा। ये किसको बैलेंस कर ले, ये mg के साइन थीटा कंपोनेंट को बैलेंस कर ले, जो कि नीचे की तरफ लगता है, mg साइन थीटा। तो इस पर नेट फोर्स अलोंग द प्लेन 0 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट स्पीड से स्लाइड करता हुआ नीचे मूव करेगा। तो जो कंडीशन आ रही है वो सिर्फ इतनी आ रही है कि FM cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो सिंपली ILB होगा, क्योंकि लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो सिंपली क्या बन जाएगा, ILB
बी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो क्या आंसर बन गया आपका? आपको क्या चाहिए था? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था। कितना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए? तो इतना होना चाहिए ताकि एम जी साइन थीटा अपॉन आई एल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बन जाए। तो ये जो आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड वो आ रहा है एम जी अपॉन आई एल इंटू टेन थीटा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। The magnetic field existing in a region is given by B is equal to B naught 1 plus x over L K cap। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है लेकिन x के साथ वो वेरी कर रहा है। A square loop of edge L and carrying a current I is placed with its edges parallel to xy axis। इस तरह की सिचुएशन आराम से देखना है आपको। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और एक स्क्वायर लूप को यहाँ इस तरह से रखा गया है। ये जिसकी जो एजेस हैं वो एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल हैं और इसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है, मान लिया आई गिवन ही है और इसकी जो साइड है वो कितनी दी हुई है? एल। तो ये कोऑर्डिनेट होगा 0, L और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा L, 0। तो इस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो आपसे पूछा जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड्स है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है आपका? आउटवर्ड्स है। और कितना है? तो वो मैग्नेटिक फील्ड दिया है आपको बी नॉट टाइम्स 1 प्लस एक्स बाई एल और के कैप का मतलब सिर्फ आउटवर्ड्स। वो मैंने यहाँ पे डॉट बना के दिखा दिया कि आउटवर्ड्स है। डॉट मतलब आउटवर्ड्स, क्रॉस मतलब इनवर्ड्स। ठीक, अब आपको आराम से समझना है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो x के साथ वेरी कर रहा है। जैसे जैसे हम x में बढ़ते जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। तो ये जो वायर है ये अलग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा और ये वाला वायर अलग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा होगा। ठीक, इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स इधर लगेगा और इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वाले वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स इधर लगेगा और डेफिनेटली ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। तो अगर इसको नाम देता हूँ मैं F1, इसको नाम देता हूँ मैं F2, तो F2 ज़्यादा होगा तो नेट फोर्स जो आएगा वो आपका F2 माइनस F1 आएगा। बाकी इस ऊपर वाले वायर पे जो फोर्स लग रहा होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा और नीचे वाले वायर पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर हम इसमें एक सेगमेंट कट करें और इस सेगमेंट पे जितना फोर्स लग रहा होगा एग्जैक्टली उतना ही फोर्स इस सेगमेंट पे लग रहा होगा बट अपोजिट। जो मैग्नेटिक फील्ड इस सेगमेंट ने एक्सपीरियंस किया होगा एग्जैक्टली वही मैग्नेटिक फील्ड इस सेगमेंट ने एक्सपीरियंस किया होगा। क्योंकि दोनों सेगमेंट के लिए एक्स की वैल्यू जो है वो सेम है। दोनों ही फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फिर अगले सेगमेंट की बात करते हैं तो जो फोर्स इस सेगमेंट पे लगेगा वही फोर्स इसके अगले सेगमेंट पे यहाँ पे लगेगा और ये भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वायर्स हैं इनके फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन ऊपर वाला वायर एक्सपीरियंस कर रहा है एग्जैक्टली वही मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन नीचे वाला वायर एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन ये जो F1 और F2 फोर्सेज है ये कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। तो पहले F1 निकालते हैं। F1 कितना होगा? तो F1 के लिए करंट I है, लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप? 0। तो वो आ जाएगा B नॉट। तो ये हो गया I L B नॉट। डायरेक्शन क्लियर है आपको। F2 के लिए करंट वही I है, लेंथ भी वही L है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो यहाँ पे आप x की जगह क्या पुट करोगे? L। तो L अपॉन L 1, तो ये 2B नॉट हो गया। तो ये हो गया I L इंटू 2B नॉट। तो जो नेट फोर्स आएगा इसको इससे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? I L B नॉट। ये होगा नेट फोर्स। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। A straight rod of mass small m and length capital L is suspended from a identical springs as shown in figure। एक रॉड है ये, इसकी लेंथ आपकी L है और इसका मास कितना दिया है? स्मॉल m, और इसको दो आइडेंटिकल स्प्रिंग इस तरह से ये हैंग किया हुआ है और इसके वेट की वजह से द स्प्रिंग इज स्ट्रेच डिस्टेंस x नॉट ड्यू टू द वेट ऑफ द वायर। तो मान लिया स्प्रिंग का कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका भी कितना है? k है, और इसके वजन की वजह से mg की वजह से इनके कितना इलॉन्गेशन हो जाता है? x नॉट। तो इक्वेशन जो बनी जाएगी क्या ये बनेगी mg इक्वल टू 2kx नॉट। kx नॉट इसमें फोर्स क्रिएट होगा, kx नॉट इसमें फिर फोर्स क्रिएट होगा, तो नेट अपवर्ड फोर्स होगा 2kx नॉट और नीचे नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है mg। तो ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन 1। अब क्या कह रहे हैं?
द सर्किट हैज़ टोटल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया आपको आर, और इस बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस मान लीजिए आर है, पूरा ये स्प्रिंग सब मिला के टोटल रेजिस्टेंस आर है। बैटरी का ईएमएफ भी कुछ होगा ई, क्वेश्चन में नहीं लिखा है लेकिन आंसर्स में ई लिखा है तो ईएमएफ ही होगा। अब कह रहे हैं व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इज स्विच्ड ऑन। जब इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करा जा रहा है, द स्प्रिंग्स आर ऑब्जर्व टू एक्सटेंड फर्दर बाय द सेम डिस्टेंस। स्प्रिंग के अंदर एक्स नॉट इलोंगेशन और हो जाता है, इसका मतलब स्प्रिंग और खिंच जाती है। इसका मतलब एम जी के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी नीचे ही लग रहा होगा। करंट तो ऐसे फ्लो हो रही होगी इसमें, और मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे तभी लग सकता है जब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स हो। इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो, आउटवर्ड्स, तभी आपका एल क्रॉस बी करके मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा। तो अब एम जी के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, कितना, आई एल बी। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो ये हो जाएगा आई कितना होगा, ई अपॉन आर, आई एल बी, और ये मिलके अब होगा आपका 2k टाइम्स 2x नॉट। क्लियर, डबल इलोंगेशन हो गया। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स भी mg के बराबर ही होगा। अगर mg ने x नॉट इलोंगेशन किया था और अब 2x नॉट इलोंगेशन हो रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा आपका, mg के बराबर ही होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, ई एल बी ओवर आर मस्ट बी इक्वल टू एम जी। तो आपको क्या चाहिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी चाहिए, तो ये हो गया एम जी आर ओवर ई एल। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। ए चार्ज q इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v1 जो कि 1 i कैप है मीटर पर सेकेंड एट ए पॉइंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सपीरियंस ए फोर्स। एक चार्ज पार्टिकल है q और वो किसी v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, x एक्सिस के अलॉन्ग है मैग्नेटिक वेलोसिटी, तो उस पर फोर्स कितना लगता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फोर्स F1 कह देते हैं उसको। तो वो कितना लगता है, तो वो लगता है q टाइम्स माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, फिर कह रहे हैं इफ़ द चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 जे कैप, और अगर वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वो भी दिया आपको F2 कितना, q टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप, सॉरी आई कैप माइनस के कैप। तो मैग्नेटिक इंडक्शन पूछा है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, ठीक है। तो आपको आराम से समझना है, फोर्स जो होता है वो आपका होता है q टाइम्स v क्रॉस v। इसका मतलब 1 i कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है वो आपको दिया है माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक, अगर यहां से देखोगे तो 2 जे कैप, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था वो करेक्ट करना है, यहाँ पे 2 नहीं है, ये सिंपली जे कैप है। ठीक, और ये जो वेलोसिटी है जे कैप, उसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करें मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए आपका आई कैप माइनस के कैप। अब आप इसमें हिट एंड ट्रायल चला लो, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है जिसका आई कैप के साथ आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करें अगर जिसका, तो ये आंसर आ जाए। जरा आई कैप को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इससे, तो आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के होता है और आई क्रॉस के माइनस जे होता है। ये तो ट्रू हो गया यहाँ पे। अब जरा ये भी चेक कर लेते हैं, जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो जे क्रॉस आई माइनस के होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है और जे क्रॉस के प्लस आई होता है। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। हिट एंड ट्रायल से चलाएंगे इसमें। एक लार्ज मेटल शीट कैरीज ए करंट along its surface, करंट पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। एक लार्ज मेटल शीट है, बना लेते हैं, मान ली काफ़ी बड़ी मेटल शीट है और उसकी सरफेस में करंट फ्लो हो रही है, आउटवर्ड्स फ्लो हो रही है। तो ये सिर्फ डायरेक्शन है दिखाने की कि जो शीट में से जो करंट आ रही है वो बाहर की तरफ आ रही है, और करंट पर यूनिट लेंथ कितनी दी है, लैम्डा, इस तरह से। तो उसके पास, शीट के पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, वो आपसे पूछा जाता है। तो पहले आप डायरेक्शन बताओ। ये करंट बाहर की तरफ आ रही है, तो अगर हम एक देखें, करंट बाहर की तरफ आने की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा,
इस तरफ, और ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। यही मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछा गया है। तो ऐसा करते हैं, एक स्क्वायर लूप कंसीडर करते हैं या एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर करते हैं, जिसकी लेंथ ये मान लेते हैं l और जिसकी विड्थ मान लेते हैं b, ठीक। और इस पे हम इस डायरेक्शन में इसको एम्पियर्स लॉ लगा रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे b डॉट डी एल को पूरे क्लोज लूप पे, और वो किसके बराबर पुट करेंगे, म्यू नॉट इंटू जितनी करंट अंदर से पास कर रही है नेट। तो आप आराम से देखो, हम इसी डायरेक्शन में इंटीग्रेट करेंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो b इंटू एल आ जाएगा, फिर यहाँ से देखोगे तो ये जीरो आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और ये जो डी एल वेक्टर्स होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो वो जीरो आ जाएगा। प्लस इधर इंटीग्रेट करोगे तो इधर ही डी एल वैक्टर है इसी डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो फिर से b इंटू एल आ जाएगा। और फिर आप इधर इंटीग्रेट करोगे तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए हैं इस लेंथ पे, तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इज इक्वल टू म्यू नॉट, कितनी करंट पास कर रही है तो उसकी लेंथ कितनी है l, और करंट पर यूनिट लेंथ कितनी दी है लैम्डा, तो टोटल करंट पास करेगी लैम्डा इंटू एल। तो ये आपका जो b आ गया वो आपका आ गया म्यू नॉट लैम्डा बाई 2। उस शीट के करंट कैरिंग शीट के पास इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा। डायरेक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए। A square frame of side 1 meter carries a current I, produces a magnetic field B at its center। 1 मीटर लेंथ है, करंट कितनी फ्लो कर रही है इसमें I, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस किया है B। The same current passed through a circular coil having the same perimeter। इसी पेरीमीटर की एक सर्कुलर कॉइल बना रहे हैं, तो पेरीमीटर कितना, 4 मीटर, इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आपकी आ जाएगी 2/पाई मीटर्स। ये सर्कुलर लूप बना है और वही करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक। तो उसने जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया वो बी डैश है। तो बी डैश तो आप एक ही लाइन में ले सकते हो, बी डैश कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आर कितना है, 2/पाई, तो पाई आपका ये ऊपर आ गया, इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको। बी कितना होगा, जरा बी निकालते हैं। तो एक वायर की वजह से निकालेंगे, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो बी आने वाला है एक वायर की वजह से कितना होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू आई बाई डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाफ मीटर, इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो साइन थीटा 1 भी आपका 45 डिग्री होगा और साइन थीटा 2 भी आपका 45 डिग्री होगा। साइन 45 प्लस साइन 45, तो वो आ जाएगा आपका √2। तो ये b आ गया म्यू नॉट आई टाइम्स 2√2 ओवर 4 पाई, इक्वेशन 2। आपको b अपॉन बी डैश चाहिए, कर लो b अपॉन बी डैश। तो म्यू नॉट आई और म्यू नॉट आई तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है, ये जो म्यू नॉट आई है और ये म्यू नॉट आई है कैंसिल आउट हो जाने वाला है। नीचे 4 इसमें भी है, नीचे 4 इसमें भी है, ये भी कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो इधर जो बचने वाला है वो बचेगा 2√2 ओवर पाई, और इधर जो बचने वाला है वो सिर्फ नीचे क्या बचने वाला है, पाई। तो ये आपका आंसर आ गया 2√2 ओवर पाई स्क्वायर। सॉरी 4 मिस कर दिया मैंने इसमें, ये तो एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था ना, आपके पास 4 वायर हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, इंटू 4। तो ये ऊपर 4 भी आने वाला है, तो ये हो गया 8√2 ओवर पाई स्क्वायर। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। Two straight infinitely long current carrying wires are kept along z axis at coordinates 0a0 and 0 -a0। ठीक है, ये इन्फानाइट करंट कैरिंग वायर्स हैं, z एक्सिस के पैरेलल रखे हुए हैं और दोनों में ही करंट जो है वो इन्वर्स जा रही है। ठीक, एक वायर ये है, ये जो रखा हुआ है, एक वायर ये है। क्रॉस सेक्शन, वायर का क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है। द करंट इज इन ईच ऑफ द वायर इज इक्वल एंड अलॉन्ग नेगेटिव z एक्सिस इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक, तो मान लेते हैं इसमें भी करंट आई है इनवर्ट्स और इसमें भी करंट क्या है, आई इनवर्ट्स। तो पूछ रहे हैं द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्स एक्सिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली। एक्स एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो पहले आप मुझे बताओ यहाँ कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। तो इसमें करंट इनवर्स जा रही है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज होंगी इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा ऊपर वाले वायर का।
इसमें भी करंट इन्वर्स जा रही है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज होंगी। क्लॉकवाइज मतलब इसकी वजह से इस तरफ, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो जीरो आ रहा है। तो किस किस डायग्राम में सेंटर पे जीरो है? इस पे जीरो नहीं है, ओरिजिन पे, ये आंसर नहीं हो सकता। इस पे जीरो नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर आपका या तो ए बनेगा या सी बनेगा। अब आगे देखते हैं। अगर हम इन दोनों वायर्स के सिस्टम से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड घटते 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 जीरो ही हो जाना चाहिए। डिस्टेंस अगर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी इन दोनों वायर से तो मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली क्या होगा? जीरो। अब आप इसमें देखो, इसमें तो डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता ही जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है तो ये तो बढ़ता ही चला जाएगा ऑलवेज। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे जाकर मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो ये आंसर तो वैसे ही नहीं बनने वाला। ठीक है, तो इसमें आंसर बनेगा आपका ए पार्ट। जरा अगर हम ऑप्शंस एलिमिनेट करें तो, लेकिन एक चीज़ और आपको समझनी है आराम से, मुझे ए पार्ट पे भी डाउट है, क्या दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव ही होगा? आराम से समझना है। जैसे अगर हम इस रीजन की बात करें, इस पॉइंट की बात करते हैं, आराम से समझना है। तो ये करंट इन्वर्ट जा रही है, तो इन्वर्ट जाने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज होंगी इस तरह से। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस वायर की वजह से इसके परपेंडिकुलर होगा और इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, B1 कह देता हूँ मैं। इसकी वजह से इसमें भी करंट इन्वर्ट जा रही है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज होंगी इस तरह से, क्लॉकवाइज होंगी। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, B2। और इनका जो नेट आने वाला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने वाला है। क्लियर? ठीक है। अब जरा इस तरफ देखते हैं, इस वायर की वजह से कितना होगा? तो इसमें करंट इन्वर्ट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज होंगी इस तरह से, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब इस पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस तरफ होगा, V1। अब जरा इसका देखते हैं, इसमें भी करंट इन्वर्ट जा रही है, तो इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज होंगी। तो क्लॉकवाइज घुमाओ जरा इस तरह से ऐसे, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा, B2। उनका जो रिजल्टेंट जाएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो डायरेक्शन तो बदल रहा है। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है नेगेटिव डायरेक्शन। लेकिन इनने तो दोनों में ही पॉजिटिव बता दिया, तो ये भी गलत है आपका। ठीक, एक में पॉजिटिव होना चाहिए, एक में नेगेटिव होना चाहिए। तो इसमें तो चार ही ऑप्शन गलत हो गए। तो इसको हम थोड़ा ठीक कर सकते हैं। कब? कैसे? ये जो लाइन है, ये जो वाई एक्सिस है, ये यहाँ से न शिफ्ट करके इसको यहाँ लगा दें ऐसे, इस तरह से। ये अगर हम करेक्शन कर दें, वाई एक्सिस अगर हम यहाँ बना दें तो अब एकदम परफेक्टली ओके हो जाएगा। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, वाई एक्सिस से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। और फिर फाइनली तो जीरो होना ही है जाकर। और वाई एक्सिस के इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। फाइनली तो जीरो होना ही है। तो आंसर क्या बनेगा? डी पार्ट, लेकिन विद ए करेक्शन। और ये करेक्शन आपको कर लेना है। A wires PQRS carrying a current I runs along three edges of a cube of side length L as shown. PQRS, ये वायर इस तरह से रन करते हैं, P से Q, Q से R, R से S, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? I. There exists a uniform magnetic field of magnitude B along one of the sides of the cube. किसी एक साइड, मान लिया इस साइड के along, इसमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट कर रहा है इस तरह से। मान लिया PQ साइड के अलॉन्ग मैंने ये बना लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। तो आपसे पूछ रहे हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, कितना फोर्स लगेगा। तो आराम से आपको समझना है, ये जो PQ लेंथ है, PQ सेक्शन है वायर का, इस पर तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो जो भी फोर्स लगेगा Q से R, R से S, इन पे लगेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सीधे ये क्यू आर समझना, जो QR है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल पे, और RS जो है वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल पे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इफेक्टिव लेंथ वेक्टर ये बना लें QS, और ये जो QS है ये भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे होगा? 90 डिग्री एंगल पे होगा। कितना फोर्स लगेगा? नेट, तो नेट फोर्स हो जाएगा BIL या ILB, अगर लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं तो। और ये जो लेंथ आने वाली है ये सिर्फ लेंथ L नहीं है, ये L और L का रिजल्टेंट L√2 है। ये यहाँ पे क्या लगा दोगे आप? √2। तो फोर्स आपका आ गया √2 टाइम्स ILB। सी पार्ट, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A इज, एक स्क्वायर है और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया। आराम से समझना, अगर ये यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वाले वायर से बना होता है स्क्वायर,
तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। ये हमने पढ़ा है। कोई भी रेगुलर पॉलीगन है और अगर वो एक ही तरह के वायर से बना हुआ है और उसके किसी एक कॉर्नर से करंट एंटर करती है और किसी भी एक कॉर्नर से करंट एग्जिट करती है, तो सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? जीरो। लेकिन इस केस में जीरो नहीं हुआ। क्यों? समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस आर दिया और इसका रेजिस्टेंस 2R और 2R दिया। ठीक है, तो आराम समझते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी। तो इस तरफ रेजिस्टेंस 2R है और इधर रेजिस्टेंस 4R है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल सेम, ये पूरा एलिमेंट, ये यहाँ से यहाँ तक ये और ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पोटेंशियल सेम होता है तो करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो रेजिस्टेंस का रेशियो इधर और इधर जो दिया है वो 2:4 है। इधर रेजिस्टेंस 2R है, इधर रेजिस्टेंस 4R है। तो रेजिस्टेंस का रेशियो है 1:2, तो करंट का रेशियो हो जाएगा 2:1। करंट 2:1 रेशियो में डिवाइड होगी। इसका मतलब इसमें जो करंट जाएगी वो आपके जाएगी 2I/3 और इसमें जो करंट जाने वाली है वो जाने वाली है I/3। क्लियर? ठीक है। अब जरा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो इन दोनों का निकालेंगे। इन दोनों की वजह से, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड्स और इन दोनों वायर की वजह से होगा आउटवर्ड्स। नेट मैग्नेटिक फील्ड माइनस करके निकालेंगे। ठीक, तो नाम नेमिंग कर लेते हैं। मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? B1 कहें अगर इसको, तो ये हो जाएगा μ0/4π। क्लियर? I करंट कितना है? तो वो है 2I/3 ओवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर साइड इसकी A है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी A/2। इंटू sin θ1 प्लस sin θ2। π/4 एंगल होगा। sin π/4 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये सिर्फ बचेगा आपके पास √2। ठीक, तो जो इन दोनों इस BC की वजह से होगा वो भी इतना ही होगा। B1 ही होगा BC की वजह से, इतना ही होगा। ठीक, अच्छा, अगर AD की वजह से जो होगा वो जरा देखें। तो AD की वजह से अगर B2 नाम दें उसको, तो डेफिनेटली आराम समझना सब कुछ वही है लेकिन करंट सिर्फ हाफ हो गई है। इसका मतलब B2 जो होगा वो B1/2 होगा। ये दोनों इनवर्ट्स होने वाले हैं और ये जो आएगा वो आउटवर्ड्स आएगा। इसी तरह से DC की वजह से जो होगा इस वायर की वजह से, ये भी B2 ही होगा और B2 किसके बराबर है? B1/2 के बराबर है। ये भी क्या होगा आपका? आउटवर्ड्स। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है सेंटर पे, तो वो आने वाला है 2B1 माइनस 2B2। B2 खुद B1/2 था, तो ये हो गया 2B1 माइनस B1, दैट विल बी सिर्फ कितना आंसर बच रहा है? V1। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है वो आपका आ रहा है μ0। थोड़ा सा सेटल करते हैं। ये 2 और ये 2 मिलके इस 4 को कैंसिल आउट कर देंगे। μ0I√2 आ जाएगा बाहर और नीचे कितना आ रहा है? 3πA। √2 μ0I/3πA, ये होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो योर आंसर विल बी B पार्ट। A particle of specific charge Q/m is equal to pi coulomb per kg is projected from the origin towards a positive x-axis with the velocity of 10 meter per second in a uniform magnetic field of -2 k cap Tesla। यानी एक पार्टिकल को जिसका आपको स्पेसिफिक चार्ज दिया है उसको एक्स एक्सिस की तरफ प्रोजेक्ट किया जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और उस रीजन में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है -2 के कैप इनवर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड है। कितना है? तो उसका मैग्नीट्यूड दिया 2 टेस्ला। तो पूछ रहे हैं उसकी वेलोसिटी आपसे पूछ रहे हैं कितने टाइम के बाद? 1/6 सेकंड के बाद। तो जरा इसका पहले टाइम पीरियड बताओ कितना हुआ। सर्कुलर मोशन करेगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, 2πm/qb करते हैं जरा। 2π q/m दिया है पाई, तो m/q कितना हो जाएगा? 1/π। ठीक, और यूनिट्स एकदम परफेक्ट है, कूलम्ब पर केजी ऐसा यूनिट है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है? तो 2। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो 1 सेकेंड आ गया। 1 सेकेंड पूरा सर्किल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाएगा? ये 1 सेकेंड। तो 1/6 सेकेंड में 1/6 सर्किल कंप्लीट करेगा, तो टोटल सर्किल मतलब कितना एंगल होता है? 2π। तो 1/6 में कितना एंगल स्वीप कर जाएगा? तो 2π/6 यानी
π/3 एंगल ये घूम जाएगा। तो आराम से समझना है आपको। पहले वेलोसिटी इस तरफ थी, ये मान लिया कहीं इसका सेंटर होगा। जब बना लेते हैं इसको अलग से बना लेते हैं, आराम से देखना है आपको। मान लिया वो इस पाथ पे सर्कुलर मोशन कर रहा था, ये इसका सेंटर होगा, ये इसकी रेडियस होगी और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक, अभी कितना एंगल घूमेगा? π/3। तो π/3 मतलब 60 डिग्री। तो ये एंगल यहाँ कहीं यहाँ पहुँचा होगा और अब इसकी वेलोसिटी कहीं इस तरफ होगी। अब यही वेलोसिटी आपको बतानी है, तो आराम से समझना है आपको। मैग्नीट्यूड तो इसका 10 ही रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना रहेगा? 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। लेकिन एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल से एक्स एक्सिस से कितना घूम गया होगा? 60 डिग्री। ये भी कितना है? 60 डिग्री। तो अब जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी उसमें एक्स कंपोनेंट भी होगा और इसमें वाई कंपोनेंट भी होगा। तो एक्स कंपोनेंट कितना आने वाला है? 10 cos 60। cos 60 हाफ होता है, दैट विल बी 5 i कैप। वाई कंपोनेंट कितना आने वाला है? 10 sin 60। 10 sin 60 कितना होता है? 5√3 j कैप। तो आपको आंसर क्या मिल गया? आपको आंसर मिल गया ए पार्ट। A charged particle enters into a uniform magnetic field with a velocity v0 perpendicular to it. एक चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, कितनी वेलोसिटी से? v0 से। द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज √3r/2। आराम से समझना, इस तरह की सिचुएशन है। मान लिया इतने रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ मान लेते हैं इनवर्स है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर। इस तरह से एक चार्ज पार्टिकल ये एंटर कर रहा है किसी वेलोसिटी v0 से। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की जो थिकनेस है वो √3/2r है। पूरी r नहीं है, r से ज़्यादा नहीं है, r से कम है, √3/2r है ये थिकनेस इसकी। तो डेफिनेटली ये अगर r से ज़्यादा होती तो ये पूरा 180 डिग्री टर्न मार के पूरा ऐसे वापस आ जाता। तो ये पूरा तो कहीं घूम नहीं पाएगा, तो ये कुछ घूमेगा और मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन का मोशन कर देगा। तो बस यही पूछ रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। जब ये फील्ड से बाहर आएगा तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा गया है आपसे। अगर आपसे पूछा जाता मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वो तो आपको निकालना ही है। अगर आपसे पूछा जाता चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आ रहा है, तो वो क्या होता है? 0। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, लेकिन वेलोसिटी बदलता है डायरेक्शन बदल के। जरा चेक करते हैं ये कितना घूमेगा। तो आराम समझना है, मान लिया ये इसका सेंटर हुआ, इस सेंटर के अबाउट ये, या थोड़ा और ऊपर मान लेते हैं, ये इसका सेंटर हुआ और सेंटर के अबाउट ये सर्कुलर मोशन करता हुआ इस तरह से स्विंग करता हुआ बाहर आ रहा होगा। घूम ही रहा था वो, सर्कुलर मोशन कर ही रहा था, तब तक मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। तो फिर वो स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। कितना एंगल वेलोसिटी ने बदला होगा अपना? ये थीटा। तो ये एंगल थीटा यही होगा जो कि ये एंगल थीटा होगा। अब ये एंगल थीटा कैसे निकालना है? तो बहुत आसान है, आराम से समझो आप। ये डिस्टेंस कितनी है? तो ये दी है √3r/2। ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये r होगी, रेडियस होगी। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो हम साइन थीटा लगाते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज √3r/2 अपॉन बेस दैट इज r। तो कितना आया? वो आया √3/2। इसका मतलब थीटा हो गया 60 डिग्री। ठीक, थीटा कितना आ जाएगा इसमें? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री घूम गया होगा। तो अब हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी और लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी, दोनों का चेंज निकालेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी है v0 i कैप। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? तो ये हो जाएगा v0 cos थीटा i कैप प्लस v0 sin थीटा j कैप। वैल्यूज भी पुट कर देते हैं। थीटा 60 डिग्री है, cos 60 होता है हाफ, v0/2 i कैप, sin 60 होता है √3/2 v0 j कैप। चेंज इन वेलोसिटी कितनी आने वाली? चेंज इन वेलोसिटी आएगी फाइनल माइनस इनिशियल। इसमें से जरा इसको माइनस करो तो माइनस v0/2 तो बचेगा i कैप प्लस √3/2 टाइम्स v0 बचेगा j कैप। तो ये आ गई आपकी चेंज इन वेलोसिटी। और अब आपको चाहिए इसका मैग्नीट्यूड।
तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो आप सब कुछ करोगे तो ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 4 प्लस 3 वी नॉट स्क्वायर बाई 4। तो ये आ गया आपका वी नॉट। तो चेंज इन वेलोसिटी भी वी नॉट ही आ रही है। इसको आप और ज़्यादा डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपने एक बार थीटा फाइंड कर लिया तो आपको डिफरेंस वेक्टर फाइंड करना है, डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। एक वेक्टर वी नॉट इधर है और दूसरा वेक्टर वी नॉट ही है, वो इधर है, और ये एंगल कितना दिया आपको 60 डिग्री, और इनके आपको डिफरेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जो होता है इक्वल वेक्टर्स के केस में तो होता है 2a sin थीटा बाई 2। ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा था। अगर a मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर हैं जिनके बीच में एंगल थीटा है, उनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो 2a sin थीटा बाई 2 होता है। 2 ये हो गया वी नॉट, और साइन 60 बाई 2 मतलब साइन 30। साइन 30 हाफ होता है, हाफ से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना आ गया वी नॉट। यहाँ से भी कितना आया था वी नॉट। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ रहा है आपका वी नॉट, डी पार्ट।